नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 43 विधानसभा सीटों पर सिमट गई थी। बाद में दो विधायकों को साथ ले आए नीतीश कुमार, जेडीयू साथ ले आई तो 45 विधायक हुए। तो जिस पार्टी के पास 45 विधायक थे, जेडीयू के पास 45 विधायक थे, वो पार्टी और ताकतवर बनकर उभरी 2025 के विधानसभा चुनाव में। और जिस पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 43 विधानसभा की सीटें जीती थी, उस पार्टी ने सीधा दो गुनी, तकरीबन दो गुनी सीटें जीत ली। यानी कि पहले 43 सीटें जीती और इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 85 विधानसभा की सीटें जीत ली। अब जिसको गणित की सामान्य समझ भी होगी, उसको ये मालूम होगा कि 43 और 85 के बीच का फासला क्या होता है। और जिसको राजनीति की सामान्य समझ भी होगी, उसको ये मालूम मालूम होगा कि जिस पार्टी के पास 43 सीट पहले हो और फिर अगले चुनाव में उस पार्टी के पास 85 सीटें आ जाएं, तो फिर गठबंधन में उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का जो गणित है, बिहार की जो राजनीति है और एनडीए के अंदर जो चीज हो, जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, वो गणित से बहुत दूर है, गणित से बहुत इतर देखने को मिल रहा है। 43 विधानसभा सीटों से 85 विधानसभा सीटों पर पहुंचकर नीतीश कुमार उल्टे और कमजोर हो गए। सीटें बढ़ी है, राजनीतिक रसूख बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या नीतीश कुमार और कमजोर हो गए, जेडीयू और कमजोर हो गई 85 पर पहुंचकर? यह बड़ा सवाल है। जो चीज जो पहले नहीं हुआ वो हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसलिए इस बात की चर्चा है और इसलिए इस सवाल पर हम बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो भविष्यवाणियां की जा रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो आकलन किया जा रहा था, एनडीए के परफॉर्मेंस ने और जेडीयू के परफॉर्मेंस ने जाहिर तौर पर उस आकलन को झुटलाया है। जेडीयू अगर 43 सीटों पर पहुंची है, 43 से 85 सीटों पर पहुंची है, तो उसका क्रेडिट भी नीतीश कुमार को ही जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार उतने मजबूत क्यों नहीं दिख रहे हैं? नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार चलाते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अब वो मजबूती नहीं दिख रही है। जिसको दिखती हो हमें नहीं दिख रही है और हम अपनी समझ के आधार पर बात कर रहे हैं। और सिर्फ समझ के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत होती है, हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि मेरे जेहन में जो चीजें चल रही हैं, मेरे जेहन में जो सवाल है या जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है या हम ही हकीकत से दूर हैं। तो जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत होती है और उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पार्टी के अंदर भी हैरानी है। कुछ लोगों में तो कम से कम हैरानी है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार गृह मंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो बिहार के गृह मंत्री रहे और उनके लिए भी नहीं छोड़ा जिनके साथ सबसे अच्छी केमिस्ट्री नीतीश कुमार की बनती रही, स्वर्गीय सुशील मोदी। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी जानने वाले लोग जानते हैं कितनी अच्छी जोड़ी, और बिहार जानता है। लेकिन सुशील मोदी को भी कभी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने नहीं सौंपा। और सम्राट चौधरी की खासियत ये रही कि वो जो जिन्होंने कभी ये कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाए बिना पगड़ी नहीं खोलेंगे, वो नीतीश कुमार के इतने विश्वास पात्र बन गए कि न सिर्फ लगातार वो डिप्टी सीएम है, बल्कि इस बार नीतीश कुमार ने उनको गृह मंत्रालय भी सौंप दिया है। तो इसको अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने अगर कभी गृह मंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी, गृह मंत्रालय गठबंधन के सहयोगी दल को नहीं दिया, किसी दूसरे नेता को नहीं दिया और गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा। और इस बार जब सम्राट चौधरी के हाथों में गृह मंत्रालय की कमान है, वो बिहार के गृह मंत्री भी हैं डिप्टी सीएम के साथ साथ,
तो फिर इसको अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। और एक चश्मा यह भी है कि नीतीश कुमार और कमजोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीनने में कामयाब रही है। अभी गृह मंत्रालय को लेकर शोर शराबा खत्म ही नहीं हुआ था कि स्पीकर पद को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। और स्पीकर की कुर्सी माना जा रहा था कि भाई स्पीकर की कुर्सी तो कम से कम जेडीयू के पास आएगी। स्पीकर की कुर्सी और स्पीकर की क्या भूमिका होती है बताने की जरूरत नहीं है, कुछ खास मौकों पर तो और होती है। स्पीकर की भूमिका सिर्फ सदन चलाने के लिए नहीं होती है, बल्कि कुछ खास मौके, और किस खास मौके की हम बात कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। और वो खास मौका बिहार में आने वाला है, जब विधायक इधर उधर होंगे तो वह ऐसे मौकों पर तोड़फोड़ वाले मौके पर भूमिका होती है स्पीकर की। तो जाहिर तौर पर माना यह जा रहा था कि ये जेडीयू के हिस्से में आएगा। लेकिन प्रेम कुमार, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार का इस बार स्पीकर बनना तय है, विधानसभा का अध्यक्ष बनना तकरीबन तय है। प्रेम कुमार ने नामांकन किया है, अभी तक जो जानकारी है कि उन्होंने नामांकन किया और प्रेम कुमार स्पीकर उनका बनना तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो पहले गृह मंत्रालय गया, फिर स्पीकर का पद भी गया, स्पीकर का पद भी जेडीयू के हिस्से नहीं आया। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच इतना अपार प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है कि नीतीश कुमार सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को सौंप दे रहे हैं? गृह मंत्रालय भी ले लीजिए, स्पीकर की कुर्सी भी ले लीजिए, सब ले लीजिए, हम सिर्फ मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इसको इस चश्मे से देखा जाए? और क्या इसको इस चश्मे से देखा जाना ठीक रहेगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर इसको इस चश्मे से नहीं देखा जाए तो क्या इसको इस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हावी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार वाकई अगर 4 सीटों के अंतर से वो बड़े भाई की भूमिका में है, जेडीयू को 85 सीटें हैं और भाजपा को 89 सीटें हैं, 89 सीट्स है, तो अगर 4 सीटों के अंतर से ही भाजपा बड़े भाई की भूमिका में, तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि हम बड़े भाई हैं और हमारा ट्रीटमेंट इस तरह का होगा। बड़े भाई को जो फायदा मिलना चाहिए, बड़े भाई होने की जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, छोटे भाई होने की कीमत जो आपको चुकानी पड़ेगी, राजनीतिक कीमत, वो आपको चुकानी पड़ेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हावी है? और अगर भारतीय जनता पार्टी हावी है तो इसमें कहीं न कहीं चिराग पासवान की भी भूमिका है। चिराग पासवान की पार्टी 19 विधानसभा की सीटें जीत कर आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 विधानसभा की सीटें जीत कर आई है और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान है ही, जाएंगे किधर। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी उम्मीद है कि साथ ही रहेंगे, और साथ नहीं रहेंगे तो फिर विधायक साथ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस खेल में महारत हासिल है। लेकिन फिर भी जो गणित है, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जो पांचों दल हैं एनडीए में, अगर उन सब दलों को मिलाकर देखें तो 202 सीटें हैं। एनडीए को 202 प्रचंड जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को साइड करके बिहार में सरकार चलाना चाहेगी तो थोड़ा मुश्किल मामला लगता है। 117 का गणित ही बैठता है। दूसरी पार्टियों के विधायक को बीजेपी तोड़ भी ले तो थोड़ा अगर मगर वाली सरकार होगी। जाहिर है सरकार कब अल्पमत में आ जाए, कब खेल हो जाए, कोई गुंजाइश, मतलब मजबूत संख्या बल के साथ सरकार नहीं चलेगी। तो इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है भी नहीं, और नीतीश कुमार को भी ये मालूम है, सबको ये मालूम है। लेकिन फिर भी बिहार में ये खेल हो रहा है, जेडीयू में ये खेल हो रहा है। और खेल शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं और इसको अलग अलग जिस चश्मे से देखा जा रहा है उसका जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि जब नीतीश कुमार की पार्टी के ही कुछ नेताओं से बात होती है तो वो भी हैरानी जताते हैं, या वो भी इस तरह की बात करते नजर आते हैं कि भाई स्पीकर का पद मिलना चाहिए था
अगर गृह मंत्रालय चला गया तो स्पीकर का पद मिलना चाहिए था। इस तरह की बात, इस तरह की चर्चा होती है जेडीयू नेताओं के बीच, या जेडीयू नेताओं से जब बात करेंगे तो इस तरह की बातचीत होती है। तो सवाल है कि ये क्यों हो रहा है। तो आगे आगे देखिए और क्या होता है। हालांकि नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार हैं, जब भी उनको कमजोर समझा गया है, नीतीश कुमार और मजबूती से उभरे हैं। और 2025 का विधानसभा चुनाव तो इसका उदाहरण है। नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी अभी मौजूदा वक्त में, मौजूदा स्थिति और परिस्थिति जो है, उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हावी है। और इस बार नीतीश कुमार नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तों पर गठबंधन चला रही है।